देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग जो है लास्ट दिन जीपी कंप्लीट करके सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे। सेट थ्योरी में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ सेट पढ़ा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिकॉल करवाते हैं। सेट होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में मैथ्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, मतलब वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं है ऐसा भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट का और भी अलग अलग नाम है, लाइक एलिमेंट, मेंबर, ये सब। और इसको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर को कलेक्ट करते हैं, अब जब हम लोग किसी भी चीज का कलेक्शन करते हैं तो कुछ डेफिनेशन के हिसाब से ही कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन हमें किस चीज का करना है, जैसे अगर मार्केट में जाके तुम लोग कुछ परचेज भी करते हो तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से करते हो कि वेजिटेबल कितना लेना है या फिर क्या क्या लेना है। तो कुछ तो डेफिनेशन होता है, उसी हिसाब से हम लोग लेते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी जब हम लोग ऑब्जेक्ट का वेल डेफिनेशन रहेगा कि हमें किस तरीके से कलेक्शन करना है, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को जब कलेक्ट करते हैं और उसे लिखेंगे जब डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट। और इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और अगर हमें कुछ भी अंदर डेटा यानी कि जो मेंबर या एलिमेंट है, अगर जो भी है वो अगर हमें अल्फाबेटिकली लिखना है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर पे होना चाहिए। बाकी अगर कुछ डिजिट्स वगैरह है तो उसमें तो स्मॉल कैपिटल का कुछ नहीं होगा। ये रूल्स होता है तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सेट पढ़ा था कि कितने तरीके से सेट को लिखा जा सकता है, लाइक रोस्टर फॉर्म, डिस्क्राइब फॉर्म और सेट बिल्डर, एल्जेब्रिक, ये वाला। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेट पे हम लोगों ने पढ़ लिया था फाइनाइट, इनफाइनाइट, मतलब जो काउंटेबल है, जो काउंटेबल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने सबसेट, सुपरसेट पढ़ा, फिर सबसेट, प्रॉपर सबसेट पढ़ा। ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस ये था कि जब सबसेट होगा तो कोई सेट किसी और दूसरे सेट का तभी सबसेट हो सकता है जब उसका हर एक एलिमेंट सुपर सेट में कंटेन हो। जैसे पी का हर एक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, देखो ए बी क्यू में कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है सी जो कि पी में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्यू को सुपर सेट के साथ साथ हम लोग इसे, मतलब ये रिलेशन को प्रॉपर सबसेट का भी रिलेशन बोलेंगे। ये सबसेट तो है एज वेल एज प्रॉपर सबसेट भी है। ये देखो, प्रॉपर सबसेट में क्या होना चाहिए, सुपर सेट में एटलीस्ट कम से कम एक से ज्यादा हो तो भी ठीक है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि उसके सबसेट में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने इस रिलेशन से देखो, अगर ए बी और ए बी दोनों सेट होता है ऐसे पी और क्यू, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट एज वेल एज सुपर सेट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ डिसजॉइंट सेट देखा। डिसजॉइंट सेट का मतलब जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं ताकि हम लोग उसे ज्वाइन कर सके, इसीलिए इसका नाम है डिसजॉइंट सेट। फिर देखा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है उसे एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट बोलते हैं। जहां पर हम लोगों का जो एलिमेंट है वो जीरो होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उस पे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था, प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इस पे और भी कुछ टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने प्रॉपर सबसेट और सबसेट बोला उस पे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखो एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक फॉर्मूला बनता है उससे, वो डिस्कस करने वाले। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ए, एक एग्जांपल लेते, ए एक सेट है, तो ए अगर एक सेट है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को इससे प्रिपेयर करने बोला जाए कि फाइंड द सबसेट, ठीक है, तो हम लोग सबसेट इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें ये सारे एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है ये हमें खुद से फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि पी एक मैंने सेट बना दिया जिसमें एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ, मतलब पी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस रिलेशनशिप से हम लोग इजीली बोल सकते हैं पी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि पी में जो एलिमेंट है वो ए में है। ठीक है, और एज वेल एज ये प्रॉपर सबसेट भी हुआ क्योंकि दो ऐसे एलिमेंट है 2 और 3 जो कि पी में नहीं है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं क्यू में हम लिख रहे हैं 1, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Q इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A एंड ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि
क्यू में ए में तो है, मतलब सुपर सेट में तो है बट सबसेट में नहीं है। अब और एक सेट बनाते हैं आर, जिसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 3, ठीक है। ये दो एलिमेंट ले लिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले ये सिंगल एलिमेंट लिया, फिर 1 2 ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 3 ले लिया। अच्छा, एक काम करना चाहिए था मुझे, हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो शायद तुम लोग के लिए ज्यादा बेटर होगा। ये ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन हम सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं। सीक्वेंस इन द सेंस हम पहले 3 सिंगल डिजिट को लिख लेते हैं, ताकि जब भी तुम लोग ऐसे डेटा दिया हुआ रहे उससे सबसेट बनाओ तो तुम लोग के लिए आसानी हो। तो देखो, सिंगल एलिमेंट 1 ये सबसेट है ए का, सिंगल एलिमेंट 2 ये सबसेट है क्यू का, सिंगल एलिमेंट 3 ये सबसेट है ए का, सॉरी क्यू का नहीं, मतलब P is a subset of A, Q is a subset of A, R is a subset of A and also proper subset। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे दो एलिमेंट है इसके सुपर सेट A में जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं एस, एस में हम क्या लिखेंगे, अब दो दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक एक हो गया क्योंकि मेरे पास 3 ही एलिमेंट था मेरे एग्जांपल के हिसाब से, फिर मैंने लिया 1 2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सबसेट, एस इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा एक सेट बनाते हैं टी, उसमें मैंने लिख दिया 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 लिख दिया। यू एक सेट बनाते हैं, ये नाम मैंने रैंडमली दिया है, तुम लोग पी क्यू आर एस नहीं देखे कुछ और भी देख सकते हो, लाइक बी सी डी ई एफ, जो ठीक लगे, ठीक है। नाम अपने मन से हम लोग असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि नाम को असाइन करने का कोई रूल्स है, ऐसा बात नहीं है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। तो नाम को असाइन करने का कोई रूल्स नहीं है। तो मैंने सिंगल सिंगल डेटा ले लिया, अब डबल लिया, डबल में 1 2 लिया, 1 3 लिया और 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ना पेयर बना रहे, 2 3 ले रहे। अच्छा, ये भी हम लोग का हो गया सबसेट। देखो, U इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये जितने भी बने हैं सब प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए हर हाल में सभी केसेस का अगर देखोगे तो ए क्या है, ए सुपर सेट है। जितने भी केसेस अभी मैंने बनाए हैं ए उसमें क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। और पी क्यू आर एस टी यू ये सब क्या हो गया, सबसेट है, और सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था कि एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट सुपर सेट में होना चाहिए जो कि उसके सबसेट में नहीं है। तो पी के केस में तो ऐसा 2 एलिमेंट है, क्यू के केस में भी ऐसा 2 एलिमेंट है 1 3, ठीक है। और आर के केस में भी ऐसा 2 एलिमेंट है 1 2, एस के केस में भी ऐसा एक एलिमेंट है 3। एक भी होने से चलेगा, एक से ज्यादा होने से भी चलेगा, तभी तो लैंग्वेज था एटलीस्ट। टी में देखो 2, ठीक है, यू में 1, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या है, ये हम लोग का प्रॉपर सबसेट हो गया। अच्छा, और इससे कोई सबसेट बन सकता है? हाँ बन सकता है ना, यहाँ पर हम नाम देते हैं और एक सबसेट भी, ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा, तीनों का तीनों एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो एलिमेंट गिवन थे उससे हम लोगों ने क्या बनाया, सबसेट बनाए। अब ये चीज तुम लोग के यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है मैट में, वो भी हम दिखाते हैं, ये देखो। कहाँ मिलेगा, ये रहा, ये देखो। सबसेट ऑफ 1 2 3 इंक्लूड 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, टू गिव कंप्लीटनेस, गुड इवनिंग मैम। देखो तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टू गिव कंप्लीटनेस टू द आइडिया ऑफ सबसेट। सबसेट के आइडिया को पूरा कंप्लीट समझने के लिए वी इंक्लूड द सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट। हमें क्या करना है, सबसेट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हमें जो सेट का सबसेट बना रहे वो और एक एम्प्टी सेट को हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? देखो, द एम्प्टी सेट इज वन विच कंटेन्स नो एलिमेंट, द एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल और वॉइड, जिसके बारे में हम लोग लास्ट दिन डिस्कस कर चुके हैं। और ये इस तरीके से डिनोट होता है, या फिर ग्रीक लेटर फाई से मैंने लिखवा दिया था, फाई PHI, फाई लिखवा दिया था, टू बी रीड एज फाई। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ, अब देखो ये दिया है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सब भी मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पर बोला क्या है, जब हम लोग किसी एक सेट से उसका सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, ऑब्वियसली इस पूरे जो मतलब इसका पूरा जो कंसेप्ट है उसको एक कंप्लीटनेस देने के लिए हमें एम्प्टी सेट और उस सेट को इंक्लूड जरूर करना चाहिए। तो हम लोगों ने उस सेट को तो इंक्लूड कर ही लिया,
हम लोग के पास 1 2 3 था, हम लोगों ने 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब ए और भी, इसमें क्या क्या रिलेशन हुआ पता है? ए और भी एक दूसरे के इक्वल सेट भी है, एक दूसरे के सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने का मतलब होता है कि सुपर सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके सबसेट में नहीं है। ठीक है, तो P के साथ A का रिलेशन क्या है पता है? P के साथ A का रिलेशन ये है कि P जो है, हम ऐसे करके लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो P जो है ये सबसेट है। ठीक है, P जो है सबसेट है, A कौन है? A है सुपर सेट। ठीक है, सेम यहाँ पर भी Q जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है मैंने, सबसेट लिखा है। क्यों? क्योंकि सॉरी, प्रॉपर सबसेट लिखना पड़ेगा, प्रॉपर सबसेट है ना। ये सब क्या है? प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा दो एलिमेंट है, एक के जगह तो देखो दो एलिमेंट ऐसा है जो कि इसके सुपर सेट में है, जो कि इसके सबसेट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये भी क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है। एक काम करते हैं, ऐसे तो बहुत ही हेजी हो जा रहा है देखने में, इसको कुछ और तरीके से लिखते हैं ताकि तुम लोग को जो है समझने में आसानी है। ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये सुपर सेट है ना। ये सारे प्रॉपर सबसेट है ए के। अच्छा, ये भी हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, टी और यहाँ पर यू। ठीक है, ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन V और A का रिलेशन क्या है? V और A का अगर रिलेशन देखो, ठीक है, तुम लोग किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, हम ऐसे एरो करके लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो यहाँ लैंग्वेज में लिख लो। A और B का रिलेशन क्या है? A और B जो है वो सिर्फ सबसेट रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉपर सबसेट नहीं। क्यों प्रॉपर सबसेट इसीलिए नहीं कर रहा है? क्योंकि V में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे A में है। तो ये तो देखो, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को यही वाला बार बार ये वाला चीज बताया था। ये देखो, ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है? सुपर सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसके सबसेट में नहीं है, तभी वो प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे में है तो यहाँ पर भी जो है वो सबसेट है ए का, एज वेल एज ए जो है यहाँ पर ग्रीन वाले में ऐसे रिलेशन हो रहा है, ए जो है वो भी सबसेट हो रहा है और भी जो है ये सुपर सेट हो रहा है। ठीक है, दोनों का रिवर्स रिलेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखा था, देखो हम लोगों ने ये देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था P और Q में, ये देखो ए बी, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q, Q इज अ सबसेट ऑफ P, बट नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, और एक सबसेट इसका बन जाएगा, V के बाद हम यहाँ पर नाम देते हैं PQRST UV W। ठीक है, नेक्स्ट मैंने W नाम दे दिया, W में मैंने इसे एम्प्टी रखा। ठीक है, एम्प्टी सेट बनाया। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होगा? इज ऑलवेज, एम्प्टी सेट जो है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, कोई भी एक सेट का सबसेट हम लोग उसका खुद का सेट और उसका एम्प्टी सेट इंक्लूड जरूर करेंगे। यहाँ पर बोला भी था, ये देखो, टू गिव completeness to the idea of subset we include the set itself and the empty set। ठीक है, सेट इटसेल्फ तो इंक्लूड होगा ही, और ये तो सबसेट बन ही जाता है इससे। और एम्प्टी सेट को क्यों इंक्लूड करते हैं उसका रीजन भी देखो, ये कैसे सबसेट हो गया? ये एम्प्टी सेट जो है ये क्या प्रॉपर सबसेट होगा कि क्या होगा? हाँ, ये प्रॉपर सबसेट होगा। देखो ये यहाँ पर ये वाला क्यों सबसेट हो रहा है ये बताते हैं। देखो 3 के बाद कुछ नहीं है, मतलब खाली है, ब्लैंक है, तो वो ब्लैंक जो एलिमेंट है जो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना 1 2 3 आफ्टर दैट कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है, तो हम लोग एक सबसेट बना सकते हैं ब्लैंक, मतलब ये जो स्पेस है उसके लिए ये W सेट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि हमारा रूल्स है सेट थ्योरी में कि हम लोग अगर सबसेट का आइडिया को पूरा कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, उस सेट को और एक एम्प्टी सेट को जरूर उसमें इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट कितने सारे हैं इस सेट में, एलिमेंट कितने सारे, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ कितने सारे यहाँ पर मेंबर या ऑब्जेक्ट है, तो 3 ऑब्जेक्ट है। ये 3 के लिए हम 3 नहीं लिख रहे, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर 3। ठीक है, किसमें है? ए सेट में है। ठीक है, और इसमें प्रॉपर सबसेट कितने बने और सबसेट कितने बने? प्रॉपर सबसेट
प्रॉपर सबसेट बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया एक 7, ये भी प्रॉपर सबसेट है, इसमें भी ऐसे एरो लगा दो, ये भी हम लोग का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट जितने भी ब्लू कलर से मैंने किया, ये क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि देखो इसमें ये जो ब्लैंक एलिमेंट है, यहाँ जो ब्लैंक एलिमेंट है, इसके अलावा भी इसके सुपरसेट में ऐसे कुछ एलिमेंट है जो इसके पास नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट टोटल कितना हो गया, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, तो ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 7 हो गया। और अगर हमें पूछे कि नॉट ओनली, ऐसे लिखते हैं नॉट प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं है ऐसे कितने सारे सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है इन द सेंस कि सुपरसेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि उसके सबसेट के पास नहीं है, दैट इज ओनली वी, ठीक है। वी में जो है इक्वल रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, प्रॉपर सबसेट का नहीं हो रहा है, ओनली सबसेट का हो रहा है, नॉट प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल सबसेट, टोटल सबसेट कितने सारे हो गए, एक तो प्रॉपर सबसेट, सबसेट का दो पार्ट है ना, एक सिर्फ प्रॉपर सबसेट, एक होता है नॉट प्रॉपर सबसेट। नॉट प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट तो है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हो गया प्रॉपर सबसेट 7, नॉट ए प्रॉपर सबसेट 1, यानी टोटल 8 सबसेट होगा, चेक करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है, अगर हम लोगों के पास सेट में 3 एलिमेंट्स है और हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा, जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा तो अभी देखोगे, वहां पर पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट या फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर आंसर ऐसा होगा, हम फॉर्मूला पहले लिखवा देते हैं फिर उसको मैच भी करवा देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, if number of element is n, then number of subset equal to 2 to the power n and proper subset equal to number of proper सबसेट इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा, चेक करो ना अप्लाई होगा कि नहीं। मैंने क्या लिखवाया, फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि अगर किसी एक सेट में जितने भी एलिमेंट है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट n, n का मतलब यहाँ पर 3 हो गया, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट बोल रहा है 2 टू दी पावर 3 करना है, तो 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा। आप चेक करो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 7 और नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 8, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट हो गया 8 और प्रॉपर सबसेट हो गया 7, क्योंकि टोटल सबसेट का मतलब प्रॉपर एंड नॉट प्रॉपर मिला के होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इस तरीके से ऐसे इसीलिए मैंने डिटेल्स में समझाया क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये पूछ ही लेता है इस रिलेशन से। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाए तो लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, क्लैरिटी नहीं होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो याद तो रखना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा समझ के याद रख पाएंगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। 2 टू दी पावर n करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉपर सबसेट, और अगर हमें सॉरी सबसेट, और अगर हमें प्रॉपर सबसेट पता करना है तो एक कम होगा क्योंकि एक ही ऐसा सेट होगा जो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो सिंगल टोन सेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल टोन सेट, सिंगल सिंगल टोन सेट। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी सेट में एक एलिमेंट होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेट कंटेन 1 एलिमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो ए एक सेट है, इसमें मैंने लिख दिया 7, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो ये कैसा सेट बन गया, ये सिंगल टोन सेट बन गया। या फिर मान लो बी एक सेट है जिसमें मैंने लिख दिया सिर्फ ए, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब ही है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। गुड इवनिंग क्रिश।
गुड इवनिंग मैम। ये हो गया हम लोग का सिंगल टोन सेट। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। देखो, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? ये देखो, जैसे ये इक्वल सेट भी है, ये दो रिलेशन है ना, ये इक्वल सेट भी है, जैसे कि A1 2 3 और B1 2 3। तो इक्वल सेट का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लो A में दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है, B में भी दो एलिमेंट है, वो भी है 1 2। तो इक्वल सेट क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये सबसेट का भी तो रिलेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ये रिलेशन तो होता ही है, लेकिन ऐसा होने पे और एक सेट भी बन जाता है, दैट इज इक्वल सेट। देखो इक्वल है ना वैल्यूज, तो इक्वल सेट का मतलब कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है, ऑल एलिमेंट इन A इज इन B, और एंड रिवर्सली all element in B is in A। देखो, all element in A that is 1 2 is in B में है, एंड रिवर्सली ये दोनों एक साथ होना चाहिए। एंड का मतलब कोई ऑप्शन का बात नहीं है कि ये सेकंड वाला कंडीशन हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। एंड रिवर्सली मतलब साथ ही साथ क्या अप्लाई होना चाहिए? रिवर्सली ऑल एलिमेंट इन बी में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन बी इज इन ए। बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए, मतलब बराबर होने के लिए जो जैसा होना चाहिए वैसे ही, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। क्या इसको हम लोग सबसेट भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और ये दोनों प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा। एक बार ए सबसेट होगा तो बी सुपर सेट होगा, बी सबसेट होगा तो ए सुपर सेट होगा। ये देखो ऐसे, जैसे हम लोगों ने ये लास्ट दिन किया था ना, ये देखो यहाँ पर ए बी, ये वाला तो होता है सेट पी कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो ये जो सेट इक्वल सेट है, वो सेट सबसेट और सुपर सेट का रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन हमें अलग अलग नाम से पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसीलिए मैंने बोला अलग अलग नाम से पता नहीं होगा तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया इक्वल सेट तो फिर समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूनिवर्सल इक्विवेलेंट सेट देख लेते हैं। इक्वल सेट के साथ साथ हम लोग इक्विवेलेंट सेट को भी देख लेते हैं, तो याद रखने में आसानी होगा। सीक्वेंस में करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अच्छा, ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा A और लिख दिया 1 2 और लिखा B, यहाँ पर लिख दिया 3 4। अच्छा, अगर मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है तो क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर लिखना है मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बोलो ए में कितने सारे एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बोलो बी में कितने सारे एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने पूछा है, बोलो कितने सारे एलिमेंट है? ए में कितने सारे एलिमेंट है और बी में कितने सारे एलिमेंट है, बताओ। बोलो ए में दो है। दोनों में ही दो एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको सेट थ्योरी में कैसे डिनोट किया जाता है? एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऐसे ब्रैकेट देके ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर एन ऑफ ए 2 हो गया, एन ऑफ बी भी 2 हो गया। अच्छा, अब ये जो है ये हम लोग का इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट में एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है, और इक्विवेलेंट होने के लिए जो है नंबर्स इक्वल होना जरूरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी है। दोनों में डिफरेंस देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने से इक्विवेलेंट है और एलिमेंट्स इक्वल होने से इक्वल सेट है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट एक बात नहीं है। ठीक है, इक्वल और इक्विवेलेंट एक बात नहीं। इक्वल होने का मतलब है कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज होना।
इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बराबरी, ठीक है, उसके हिसाब से एज इट इज है, बराबर है, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट हो रहा है, मतलब हम लोग चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी जितने एलिमेंट है तो एलिमेंट के बेसिस पे कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हर एक चीज में बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो चाहे एलिमेंट्स देख लो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे बराबर है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जो सेट है इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट as number of element are equal but not equal set। ये भी लिख लो साथ ही साथ, क्योंकि बाद में ये यहाँ तो इतना सारा लिखा हुआ है ना, याद नहीं रख पाओगे, जहां से हम मतलब हम जो है जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बताते जा रहे हैं। बट नॉट इक्वल सेट एज एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, अब हम ये वाला एग्जांपल दोबारा ले रहे हैं, ठीक है, A12 और B12, ठीक है, इसमें यहाँ पर ही लिख के दिखा दे, इसका बोलो ये जो इक्वल सेट हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पर n ऑफ A और n ऑफ B कितना होगा ये बताओ। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर n ऑफ A और n ऑफ B क्या होगा बता सकते हो? 2 होगा। 2 होगा, ठीक है। तो क्या ये इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, ये सेट इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इक्विवेलेंट भी है एज वेल एज इक्वल भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग लिखते हैं ये इक्वल सेट है एज एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल क्यों है? एज एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल्सो equivalent and also equivalent as number of elements are equal, ठीक है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, ये दोनों पॉइंट से एक कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है? अगर कोई सेट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। सोच के देखो, ये इक्वल सेट है तो ये इक्विवेलेंट होगा। क्यों होगा? कोई भी इक्वल सेट ले लो, जैसे कि A में 1 2 लिया, इसके जगह ले लो AC, ठीक है, और B मैंने एक सेट लिया, यहां भी अगर AC लेंगे तब ना होगा ये इक्वल सेट। तो यहां पर भी n ऑफ A 2 हो गया, यहां पर भी n ऑफ A 2 हो गया। तो जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तभी तो वो इक्वल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है वो, और एज वेल एज एलिमेंट्स भी इक्वल है। एलिमेंट्स इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल होगा ही, लेकिन अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो। जैसे कि यहाँ पर देखा, ये यहाँ 1 2 था, यहाँ 3 4 था, तो ये सिर्फ इक्विवेलेंट है, बट ये इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइनली बोले तो इससे हम लोग का एक जो कंक्लूजन निकल के आएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा, यहाँ एक स्टार लगा के लिख देते हैं, एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट every equivalent set are not always equal set, ठीक है। ऑलवेज इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो इक्वल सेट है, इक्वल क्यों होता है? जब सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। तो अगर एलिमेंट्स ही बराबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होंगे ही, तो इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट होगा। बट इक्विवेलेंट है तो इक्वल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या एलिमेंट्स, नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स भी
भी एज इट इज है दोनों में, अगर है तभी वो इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है, अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से याद करो, हम लोग जब सेट थ्योरी लास्ट दिन स्टार्ट किए थे तो वहां पर एक लैंग्वेज लिखा हुआ था, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया, इन द यूनिवर्स ऑफ मैथ। देखो ये देखो, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, इस यूनिवर्स में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिवर्स का बात आया था ना, कि अगर इस दुनिया में देखा जाए तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में दुनिया में सारे चीजों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक है लिविंग, एक नॉन लिविंग, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर इसका और भी अलग अलग नाम होता है, लाइक मेंबर, एलिमेंट, ये मैंने तुम लोग को बताया था। तो अब ये यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि पूरे दुनिया में जितने नंबर है उसका बात चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है क्या, दुनिया में जितने नंबर है हम लोग लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर कैसे समझना है कि हम लोग का यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल सेट को एस से डिनोट किया है। अब मान लो तुम लोग को कोई भी एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी क्वेश्चन दिया है जहां पर लिखा हुआ है एस इक्वल टू, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एस का मतलब ही मान के चलो, ये मान के चलो नहीं, मतलब यही होता है कि एस का मतलब ही होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब अभी थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा हमें कि यूनिवर्स में 1 2 3 4 5 यही नंबर है। कौन से वाले यूनिवर्स में, ये वाले यूनिवर्स में। मैंने बोला था ना, जब मैंने ड्रॉ करना सिखाया था कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग स्क्वायर में डिनोट करेंगे, ये देखो जब मैंने एकदम पहला एक ड्रॉ करने के लिए सिखाया था, यूनिवर्स को हम लोग स्क्वायर में दिखाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी रेक्टेंगल हो जाता है लेकिन बेसिकली वो स्क्वायर में ही दिखाया जाता है। तो अगर मुझे इस एस सेट को डिनोट करना है तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और इसमें क्या क्या नंबर है, इसमें नंबर है 1 2 3 4 5, ये एक दुनिया है, ठीक है, ये एक यूनिवर्स है जिसका नाम है एस। यूनिवर्सल सेट को मैथ्स में एस से डिनोट किया जाता है, किसी और से भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में एस दिया है तो उसे यूनिवर्स ही मान के चलना है हमें। तो ये यूनिवर्स में बस इतने सारे नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के साथ साथ हमें कुछ और भी चीजों को पढ़ना पड़ता है, लाइक जैसे देखो यहाँ पर हमें ये पढ़ना पड़ेगा, लाइक ऐसे लिखते हैं पहले, P इज अ सबसेट, समझाते हैं क्या है P इज अ सबसेट। यहाँ पर एक P का भी एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद यूनिवर्सल सेट समझा दिया। अब मैंने लिखा है P1, 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, मैंने एस यूनिवर्सल सेट तुम लोग को समझाया कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर मिल जाएगा। इक्विवेलेंट सेट, ये तो पावर सेट हो गया, ये रहा। देखो, द सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जितने सारे एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, सारे एलिमेंट जिस सेट में रहेंगे उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे मैंने अभी तुम लोग को ये बताया कि अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एस, मतलब इस क्वेश्चन में बस इतने ही सारे एलिमेंट, इससे ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो कि यूनिवर्स में यही नंबर है और कुछ नहीं है, तो वही बोला है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जितने भी सारे हमें एलिमेंट दिए हुए रहेंगे और वो जिस सेट में हमें दिखाया जाएगा उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसे एस से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने बोला, देखो जस्ट लाइक वैसे ही दिया हुआ है। अब जैसे यहां से हम लोग और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ पी, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, हम वही चीज समझाने का भी कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट तो मैंने बता दिया, ठीक है। और अगर डेफिनेशन पढ़ना है तो मैथ में यहाँ पर मिल जाएगा तुम लोग को, डेफिनेशन आएगा नहीं, हमें चीजों को समझना है, हमें एमसीक्यू का आंसर उस हिसाब से देना है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ जो लैंग्वेज में दिया हुआ है मैंने वही तुम लोग को बताया कि अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इतने ही नंबर दिए हुए हैं और कुछ नहीं, तो ये एस से डिनोट कर रहा है, मतलब उस प्रॉब्लम के लिए मान लेना है हमें कि यूनिवर्स में इतने ही सारे नंबर है। अब मैंने लिखा P इक्वल टू 1, 2, तो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आया, तो हम लोग बोल सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ एस, ये बोल सकते हैं क्योंकि देखो P का जितना एलिमेंट है वो एस में कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो
अब यहाँ पर देखो पी कंप्लीमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको बोला जाता है पी कंप्लीमेंट, ऐसे करके लिखा जा सकता है, या फिर पी डैश, ये भी पी कंप्लीमेंट होता है, या फिर एस माइनस पी, या फिर एस और ऐसे एक साइन यूज करके पी लिखा जाता है। ठीक है, ये सबको क्या बोलेंगे, ये सबको बोलेंगे, ये इसको बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑफ पी, कंप्लीमेंट ऑफ पी। अब ये कंप्लीमेंट ऑफ पी इसका मतलब क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ पी का मतलब ये हो गया, इसका मतलब लिखते हैं P is a subset of S, then P complement means element exist in universal set that is S but not in P। ठीक है, तो ये तो मैंने लिखवा दिया। देखो लिखवाने से ना मुझे लगता है ये सारी चीज बहुत डिफिकल्ट लगता है, मतलब ये इतना ज्यादा लैंग्वेज में लिखने से दिमाग में नहीं जाता है। नॉर्मल समझो कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट या पी डैश या एस माइनस पी, एस माइनस से तो समझ में आ रहा है हमें यूनिवर्स से पी को हटा देना है। ठीक है, तो एक्चुअली कंप्लीमेंट का मतलब है कि यहाँ तो देखो पी सबसेट हो रहा है इसका, और पी कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है जो यूनिवर्सल में तो है, यूनिवर्स में तो है, या फिर यूनिवर्सल सेट में तो है बट पी में नहीं है। ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, वही हम लोग का पी कंप्लीमेंट होगा। तो यहां से अगर हम लोग पी कंप्लीमेंट निकालना चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं, 1 2 के अलावा 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 एक ऐसा, ये तीन ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में है बट पी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पी कंप्लीमेंट। तो देखो क्या लिखा है मैंने, P is a subset of S, then P complement means element exist in universal set that is S but not in P, यानी कि P complement ऐसे निकाला जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का P complement का आंसर। तो P complement को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, P complement के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और एक पॉइंट पढ़ते हैं सेट में कुछ रूल्स में, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर नेवर मैटर। ठीक है, ऑर्डर नेवर मैटर, इस तरीके से लिख लो, याद होगा। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वावल्स बनाओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब मान लो किसी ने सेट ऑफ वावल्स, मैंने बोला राइट सेट ऑफ वावल्स, WRITE, राइट सेट ऑफ वावल्स। ठीक है, तो किसी ने लिखा ये आंसर, ठीक है, किसी ने ऐसा लिखा ए ओ आई यू ई। ठीक है, और किसी ने मान लो ऐसा लिखा, तीन अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिया, किसी ने लिखा ओ आई ई यू ए, तो तीनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब हम लोग सेट बनाते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये नहीं लिख के अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये भी जितना सेट ऑफ वावल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उतना ही सेट ऑफ वावल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये भी जितना सेट ऑफ वावल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्डर अगर इधर उधर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर लिखते लिखते इधर उधर हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम लोग अल्फाबेटिकली कुछ लिख रहे हैं तो एलिमेंट्स हमें हमेशा स्मॉल लेटर लिखना है, अगर गलती से इसको कैपिटल ए लिख दिया या कैपिटल आई ओ तो ये गलत हो जाएगा। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कैपिटल होना चाहिए, सेट का नाम जो है कैपिटल लेटर से डिनोट होना चाहिए। बट सेट के अंदर अगर एलिमेंट अल्फाबेटिकल एलिमेंट है, हमेशा अल्फाबेटिकल हो जरूरी नहीं, जैसे यहाँ नंबर था तो नंबर में तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का तो कोई फंक्शन है नहीं, लेकिन अल्फाबेटिकली तो होता है ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ जब अल्फाबेटिकली कुछ लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग को उसमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, बस कैपिटल लेटर में लिखना नहीं है, लेकिन ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज हमें पता करना है इसमें, और एक रूल्स फॉलो करना है हमें, दैट इज रिपीटेशन इज मीनिंगलेस, रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। इसका मतलब ये सब ना पॉइंट इसीलिए लिखा रहा है कि कोई पॉइंट टू बी रिमेम्बर होना चाहिए ये वाला, इसीलिए तो ऐसे करके हम लिखवा रहे। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि हमें क्या करना है,
एक वर्ड दे दिया मैंने, ठीक है, एक वर्ड दे दिया जिसका वर्ड ले लिया मैंने, सपोज फॉलो, FOLLOW, ठीक है, और मैंने बोला कि इस वर्ड में जितने भी सारे लेटर है उसका सेट बनाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला, फाइंड या फिर राइट द सेट ऑफ द वर्ड फॉलो, राइट द सेट ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो फॉलो वर्ड है इसमें इसमें जितने भी मतलब राइट द सेट ऑफ द वर्ड फॉलो, हाँ, इसमें जितने सारे लेटर लिखना चाहिए मुझे। इसका लैंग्वेज क्या लिखे, राइट द सेट ऑफ द, राइट द कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। फॉलो जो वर्ड है इसमें जितने सारे लेटर है उससे सेट बनाओ। तो कितने सारे लेटर है, A O, पहले मैंने लेटर को सेपरेट कर लिया, L O और W। अब हम बनाएंगे सेट। सेट का नाम मैंने दे दिया सपोज A, ठीक है। अब A में मुझे क्या लिखना चाहिए, मैंने लिखा A, फिर लिख दिया O, फिर लिख दिया L, फिर लिख दिया L, फिर लिख दिया O, फिर लिख दिया W। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नहीं चलेगा। मैंने एल को और ओ को दो दो बार रिपीट कर दिया, और पहले भी एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, देखो सेट के डेफिनेशन में ही है कि रिपीटेशन नहीं चलेगा। कहाँ है पता है, यहाँ पर जब मैंने लिखवाया कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे ऑब्जेक्ट्स जो लिखे जाएंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो यहाँ डिस्टिंक्ट कहाँ हुआ, और ओ जो है दो बार ओ लिखा, दो ओ अलग अलग थोड़ी ना होता है, एल दो अलग अलग थोड़ी ना होता है, तो रिपीटेशन नहीं चलेगा, क्योंकि सेट का स्टार्टिंग में ही हमें सेट का डेफिनेशन बता रहा है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर ये होगा, हम लोग एफ लिख लेंगे, ठीक है, फिर ओ लिखेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एल लिख दिया, उसके बाद एल नहीं लिखेंगे क्योंकि एल ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओ भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें ये वर्ड दे दिया गया है फॉलो, और उसके जितने सारे लेटर है उसका कलेक्शन हमें दिखाने के लिए बोला गया है, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा FOLW, ठीक है, FOLLOW नहीं होगा। हाँ, अब अगर इधर उधर लिखते हो, लाइक डब्ल्यू पहले लिख दिया, ओ सेकंड में लिखा, एफ थर्ड में लिखा, एल लास्ट में लिखा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए तो मैंने ये वाला लिखवाया है, ऑर्डर नेवर मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, चाहे आगे पीछे लिखो, लेकिन रिपीटेशन नहीं लिखना है, ठीक है। रिपीटेशन हम लोग का सेट थ्योरी में अलाउड नहीं है, रिपीटेशन बस स्पेलिंग का। रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या करवाना चाहिए मुझे, इसके बाद हम करवाएंगे सेट में जो भी ऑपरेशंस, यानी कि एडलेस जैसे होता है ना, वैसे सेट में अपने हिसाब से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी में किए गए ऑपरेशंस। तो ये दो तरीके का होता है, एक हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन, इसके बारे में लास्ट दिन थोड़ा सा मैंने बताया था जब हम लोग डिसजॉइंट सेट कर रहे थे, और दूसरा होता है यूनियन, ठीक है। अब इसका ना अपना अलग अलग साइन भी होता है, लाइक इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे यू जो है, सॉरी, इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे उल्टा यू के तरह बताएंगे, ठीक है, उल्टा यू के तरह इसे लिखा जाता है। यूनियन को ऐसे सीधा यू लिखा जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन सेट, सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना। और टोटल ऑफ कॉमन, टोटल ऑफ सेट को लिखने के लिए जो है यूज किया जाता है यूनियन ऑपरेशन। तो यहां पर लिखते हैं टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट टेकन वन टाइम। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए का वैल्यू लिया 1 2, और बी में ले लिया मैंने 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो, ऐसे ही बोला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू सेट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन जैसे ही लिखा मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो 1 2 2 3 4, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 2 है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल से मान लो हम लोग को बोला गया कि यूनियन बनाओ, तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है एक साथ। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है एक साथ, एक साथ हमें दोनों सेट का एलिमेंट को लिखना है, बट कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है। ठीक है, टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट टेकन वन वन टाइम। ठीक है, तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, मैंने ए से स्टार्ट किया, 2 लिख दो, उसके बाद यहाँ देखो 2 है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक ही बार लेने के लिए बोला है, तो 2 एक ही बार लेंगे, उसके बाद 3 और 4। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया यूनियन ऑपरेशन। तो ये यूनियन ऑपरेशन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इस पे हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, शायद इससे ज्यादा दे दे, और हमें पूछे कि इंटरसेक्शन और यूनियन बताओ। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन ढूंढ के लिखना है, 2 से ज्यादा सेट भी हो सकता है, और यूनियन का मतलब होता है कि हमें दोनों सेट को मिक्सड अप करके लिखना है, बट कॉमन चीज को एक ही बार लिखना है, दो दो बार नहीं लिखना है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट, तो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट या मेंबर हमें नहीं लिखना है। अच्छा, ये वाला हो गया। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है देखो। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो मैंने ऑपरेशंस बताए उससे ये क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कंप्लीमेंट वाला भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को देखो एक सेट दिया है एस, ठीक है, और पी और क्यू ऐसे दिया है, और उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करके दिखाया है देखो, पी कंप्लीमेंट, क्यू कंप्लीमेंट, पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू का होल कंप्लीमेंट, उसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पी कंप्लीमेंट वगैरह भी सीखा था, तो यहाँ पर दिया हुआ है एस, हम यहीं पर ये वाला करके दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है एस, एस मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, हम जस्ट करके दिखा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है। पी क्या है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये पी है। ठीक है, तो ये पी सर्कल होना चाहिए, लेकिन मैंने तो ऐसा लिख दिया, ये सर्कल होगा नहीं, ये तो मतलब ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, और क्यू में है 1 2 3 4 5, जो भी हो, हमें अगर पी कंप्लीमेंट निकालना है, पी कंप्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्स में है बट पी में नहीं है। देखो पी कंप्लीमेंट निकालना है जो यूनिवर्स में है बट पी में नहीं है, तो क्या क्या होगा, यूनिवर्स में है बट पी में नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका, यूनिवर्स में भी है पी में भी है, यूनिवर्स में है पी में भी है, यूनिवर्स में है पी में भी है, ये 6, यहाँ 6 कॉमन एलिमेंट हट गया, तो पी कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स में है, मतलब एस में है बट पी में नहीं है। क्या क्या है 1 3 5 7 9, ये देखो सिंपल 1 3 5 7 9 लिख दो, ये देखो 1 3 5 7 9, ऐसे करके हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ क्यू भी निकाल सकते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ क्यू भी दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देखो। अगेन कंप्लीमेंट ऑफ क्यू का मतलब क्या, जो यूनिवर्स में है लेकिन जो सॉरी जो यूनिवर्स में है लेकिन क्यू के पास नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 0 0 6 6 7 7 8 8 9 9, ठीक है, तो यूनिवर्स में है बट क्यू के पास नहीं है। ऐसे कौन कौन से डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, और क्यू के सेट बना रहे हैं तो इसको ऐसे करके लिखना मैंडेटरी है। अब चेक करते हैं, वो मैंने कंप्लीमेंट वाला ही क्रॉस आउट कर दिया, सॉरी, ये देखो यहाँ पर क्यू हमें बता दिया, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। तो क्यू के पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हटाओ 1 2 3 4 5, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ऐसा क्या है जो यूनिवर्स में है बट क्यू के पास नहीं है, 0 6 7 8 और 9, ये देखो 0 6 7 8 9, ये हम लोग का हो गया क्यू कंप्लीमेंट। अच्छा, अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोग का कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद एक एक चीज कैलकुलेट करके इन्होंने बताया, पी कंप्लीमेंट क्यू कंप्लीमेंट, अब बता रहे पी यूनियन क्यू, चलो निकालते पी यूनियन क्यू क्या होगा। ये दोनों सेट के सारे एलिमेंट को इकट्ठा लिखना है, मिला के लिखना है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो पी से स्टार्ट करते 0 2 4 6 8 लिख लेते, पहले 0 2
4 6 8, उसके बाद 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है मत लिखो, 3 लिख लेते हैं क्योंकि 3 लिखा हुआ नहीं है, 4 लिखा हुआ है नहीं लिखना है, 5 लिख देना है। अब चेक करते सही हुआ है कि नहीं। 0 1, अब इन्होंने देखो अरेंज करके लिखा है, पहले 1 फिर 2, तो ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है, हमारा आंसर मैच होने से मतलब है। 0 1 2 3 4 5 6 8, 0 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोला है, पी यूनियन क्यू का होल कंप्लीमेंट बोला है। ये डैश का मतलब कंप्लीमेंट होता है। यहाँ पर तुम लोग को ये साइन दिख रहा है, यहाँ पर एक ऐसा साइन दिया हुआ है, वो जरा 1 की तरह दिखा रहा है बट ये 1 नहीं है, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए जिसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्या मैंने ये बात बोला है? बिल्कुल बोला है। अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला कंप्लीमेंट को हम लोग कितने अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखो पी डैश, पी टू दी पावर सी, एस माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी यूनियन क्यू कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि यूनिवर्स में है बट इसके पास नहीं है, इस सेट के पास नहीं है। तो पी यूनियन क्यू के पास क्या है? ये सब है, लेकिन ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एस के पास है बट इसके पास नहीं है, वही इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 0 दोनों यहाँ पर है, अच्छा 1 है, 2 है इसके पास पहले से, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो पी यूनियन कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा, पी यूनियन क्यू कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट का मतलब हो गया 7,9। ये देखो 7,9 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? कंप्लीमेंट का मतलब ही है कि दुनिया के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास मतलब कौन, यहाँ पर जिसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो पी यूनियन क्यू बोल रहा है कि यूनिवर्स में जो भी है मेरे पास ये सारे डेटा है, लेकिन ऐसा 2 एलिमेंट है जो मेरे पास नहीं है, तो ये कंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये कंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है यहाँ पर, पी इंटरसेक्शन क्यू। चलो पी इंटरसेक्शन क्यू निकाल के दिखाते हैं। ये हम सब बता दे रहे हैं, तुम लोगों से हम पूछेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी इंटरसेक्शन क्यू, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। 0 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, चलो 2 लिख लेते हैं। 4 कॉमन है, 4 लिख लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही है कॉमन एलिमेंट कैलकुलेट करना। बस 2 ही कॉमन है, 2 और 4, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या कैलकुलेट किया है? देखो नेक्स्ट कैलकुलेट किया है पी यूनियन क्यू कंप्लीमेंट। पी यूनियन क्यू कंप्लीमेंट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, क्यू कंप्लीमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इन दोनों को हमें मिला के लिखना है, तो ठीक है मिला के लिख देंगे। 0 2 4 6 8, तो पहले लिखा 0 2 4 6 8। अब इस सेट का डेटा लिखेंगे, 0 लिखा हुआ है, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 लिख लेंगे, 7 लिखा हुआ नहीं है, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9 लिखेंगे। तो देखो आंसर क्या है, 0 2 4 6 7 8 9, 0 2 4 6 7 8 9, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कंप्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जो कि था 2,4, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू बोल रहा है यूनिवर्स में ऐसा क्या नंबर है जो मेरे पास नहीं है। तो 2 और 4 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनके पास है, तो इनका कंप्लीमेंट हो गया 0 1 3 5 6 7 8 9। चेक करो यहाँ पर 0 1 3 5 6 7 8, सॉरी ये वाला ना, 0 1 3 5 6 7 8 9, ये रहा 0 1 3 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर बोला है पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू कंप्लीमेंट, तो ये हम लोगों ने पहले निकाला था। ये देखो पी कंप्लीमेंट भी निकाला, क्यू कंप्लीमेंट भी निकाला। इन दोनों का होल कंप्लीमेंट करने से, ये दोनों को मिला के लिखने से जितना आएगा, मतलब 0 1 3 5 7 9, 0 1 3 5 7 9, 7 9, और यहाँ पर हो गया 6 8 9, ठीक है, 6 8 7, 6 8 7। तो सारे डेटा मिला के लिखना है, बस कॉमन को एक ही बार लिखना है। देख लो यहाँ पर 0 पहले 0 लिखा है, इन्होंने अरेंज करके लिखा है, मतलब 0 से स्टार्ट करके फिर 1 लिख दिया, ठीक है। ये देखो 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ से 6 लिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। वैसे लिखने से गलत होने का चांसेस होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑर्डर क्योंकि मैटर नहीं करता है, पहले एक सेट ले लो उसका एलिमेंट, फिर दूसरा लिखो, कॉमन को एक ही बार लिखो, जो भी हो। तो यहाँ पर हो गया 7 लिखवा दिया, फिर हो गया 8 और 9, ठीक है, 8 और 9। तो ये हो गया हम लोग का।
अच्छा, अब यहाँ से ही ना हम लोग का डी मॉर्गन्स लॉ भी देखने को मिलेगा। देखो हम बताते हैं डी मॉर्गन्स लॉ कैसे होगा। तो ये तो हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेशन देखा, और एक कैलकुलेशन है ये देखो, पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कंप्लीमेंट। तो पी कंप्लीमेंट ये है, क्यू कंप्लीमेंट ये है, ये इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन क्या है? कॉमन तो मुझे दिख रहा है 9, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ 7 है, 7 और 9, ठीक है, ये हो गया हम लोग का इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये देखो, ये जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा ये सब थोड़ी ना दिया हुआ रहेगा। हम लोग को तो इतना दिया हुआ रहेगा, बोलेगा पी कंप्लीमेंट निकालो, हम लोग पी कंप्लीमेंट निकालेंगे, बोलेगा क्यू कंप्लीमेंट निकालो, निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों ने सीखा है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाला है, जैसे कि अगर हम लोग ध्यान से देखें, कुछ सेम आंसर आए हुए हैं किसका, जैसे अगर देखो कि ये जो आंसर है 0135678 और ये जो आंसर है 0135678, ये दोनों आंसर सेम है। मतलब P इंटरसेक्शन Q का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू P कंप्लीमेंट यूनियन Q कंप्लीमेंट है, ठीक है। ये इसी को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और एक जगह पे भी हमें कॉमन चीज मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखो P यूनियन Q, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। ये दोनों कौन से आंसर है? P यूनियन Q का होल कंप्लीमेंट करने से P कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कंप्लीमेंट, ये दोनों सेम आंसर आए हुए हैं, ये दोनों इक्वल इक्वल है। तो इसी को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन्स जो है साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने जो है ये लॉ बनाया था। तो ये लॉ उन्होंने पहले ध्यान दिया था इस बात पे, तो इसीलिए ये लॉ को डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ बन गया। इसके बारे में इससे ज्यादा हमें नहीं पता करना है। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे याद रखना है वो भी हम बता देते हैं। अगर इंटरसेक्शन है उसका होल कंप्लीमेंट है, तो वो इधर चेंज होने पे क्या होगा, कंप्लीमेंट दोनों पे चला गया इंडिविजुअली, पी और क्यू पे, और ये इंटरसेक्शन यूनियन हो गया। और यहाँ अगर यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, कंप्लीमेंट दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को याद रख सकते हो शॉर्टकट में। हम भी इसी तरीके से याद रखते हैं। तो हम डी मॉर्गन्स लॉ एक बार लिखवा देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या रूल्स है देखो, डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग का ऐसा हो जाएगा, देखो ये बिना देखे भी हम लोग लिख सकते हैं। होल कंप्लीमेंट को स्प्लिट करना है, जैसे कि P यूनियन Q, इसका होल कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा, कंप्लीमेंट दोनों में पहले लगाना है, और यूनियन है तो इसे इंटरसेक्शन कर देना, ये बराबर हो जाएगा। और P इंटरसेक्शन Q का अगर होल कंप्लीमेंट है तो P कंप्लीमेंट और Q कंप्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन में हम लोग को यूनियन लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब ठीक है, इसमें और हमें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट ये देखो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को यूलर वेन डायग्राम, एक्चुअली वेन डायग्राम का मतलब क्या है, सेट थ्योरी में जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना उसे ही वेन डायग्राम बोला जाता है। जैसे देखो मैंने बोला था ना, यूनिवर्सल सेट को ऐसे स्क्वायर में डिफाइन करते हैं, इसको एस बोलते हैं। इसके अंदर सेट अगर ड्रॉ करेंगे उसे सर्कल में करते हैं, जैसे कि ये पी हो गया, ठीक है, इस तरीके से सेट बन जाएगा। ये ड्रॉ हम लोग देखेंगे जब हम लोग का ड्रॉ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। इक्विवेलेंट सेट मैंने बता दिया तुम लोगों को। पावर सेट, हाँ चलो पावर सेट बता देते हैं। पावर सेट का मतलब है कि अगर किसी सेट का हम लोग ऑल पॉसिबल सबसेट निकालते हैं तो उसे पावर सेट बोला जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है आज, जैसे कि हम दिखाते हैं ये वाला, एक बार लिख के दिखा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, पावर सेट भी हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, कॉपी में रहेगा तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। पावर सेट, पावर सेट का मतलब है ये देखो, the collection of all possible subset, the collection of all possible subset of a set denoted by P of A, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, ए एक सेट दिया 1 2 3, क्या ये हम लोगों ने आज किया है ना, ये देखो ये स्टार्टिंग में किया, इसी को पावर सेट बोलते हैं। ये देखो आज हम लोगों ने ये वाला जो किया, यही पावर सेट वाला ही मतलब मैटर था कि इसको पावर सेट भी बोला जाता है। अब इसको P ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अब P ऑफ ए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, P ऑफ ए में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 1 2 3 1 2, ये देखो ऐसे करके लिखना है।
पी ऑफ ए जब लिखेंगे तो इसमें पहले एक सेकेंड ब्रैकेट देंगे, इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं। फिर इसमें हम लोग सेट को, जैसे सेट हमें लिखना चाहिए तो पहले लिख दिया 1, फिर कॉमा दे दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर कॉमा दे दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। फिर ऐसे 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 3, फिर यहाँ पर कॉमा देके 2 3, फिर यहाँ पर कॉमा देके 1 2 3, फिर यहाँ पर कॉमा देके एक एम्प्टी सेट, ठीक है। ऑल पॉसिबल सबसेट तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो वही देखो 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, कॉमा देके 5 दे दिया। अब ऐसे लिखो या 5 से डिनोट करो, क्योंकि यही तो हम लोग का एम्प्टी सेट है, 5 है। ये देखो ना, लास्ट दिन हम लोगों ने जहां पर क्लास कंप्लीट किया था वहां तो मैंने यही बताया था, 5 का मतलब एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग 5 का यूज करते हैं। अब a इक्वल टू ऐसे, ये भी एम्प्टी सेट है, अगर इसको पूरे ऐसे 5 से डिनोट कर दो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हम लोग का एम्प्टी सेट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और बताते, देखो a को कैसे लिखा है, 1 कॉमा, यहाँ पर ये देखो एक सेट दिया है a, यहाँ पर लिखा है 1 कॉमा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1 है एलिमेंट, और 2 का मतलब हम लोग अगर इसको b से डिनोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सेट है, देखो जब ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये एक सेट है और ये एक पूरा सेट है, ठीक है। ये पूरे सेट को a से डिनोट किया है, ये बस एक लिखने का तरीका हमें समझाया गया है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक सेट a है, यहाँ पर देखो, मतलब कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो पढ़ के समझना भी तो चाहिए। ये एक दूसरा पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पर बोल रहा है अगर एक सेट है जिसको ऐसे डिनोट किया है 1 कॉमा ये 2, ठीक है। मतलब ये सेट, ये पूरा एक सेट है जिसको ए बोला जा रहा है, और अगर हम लोग इस 2 सेट को बी से डिनोट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं। ये चीज बोल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रीराइट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है तो देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी में राइट a इक्वल टू 1 कॉमा बी, देन b अगर हम लोग मान लेते हैं कि b 2 को हम लोग b में असाइन करवाते हैं, तो पावर सेट को यहाँ पर इन्होंने फिर कैसे डिनोट किया है, देखो जहां जहां 2 है ना उसको b लिख दिया है, जहां जहां 2 है उसको b लिख दिया। जैसे ये पहले 5 लिख दिया, ये सिंगल 1 को यहाँ पर लिख दिया, ये 2 के जगह b लिख दिया, ठीक है। फिर ऐसे करके लिखा है, तो ये लिखने का तरीका बताया। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट, इक्वल, ये सब भी मैंने तुम लोग को बता दिया। मुझे नहीं लगता है कुछ अभी हमारा बाकी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7A कर सकते हैं, और जब हम लोग इसके बाद का जो है ड्रॉ वाला पार्ट है ना, ये वाला मैंने एक बार स्किप किया। स्किप इसीलिए किया क्योंकि एक्सरसाइज 7A में हमें ये ड्रॉ वाला चीज नहीं चाहिए, बाकी मैंने सारा चीज बता दिया है। ये जो वेन डायग्राम ड्रॉ है ना, ड्रॉ तो मैंने बताया तुम लोग को कैसे करना है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमें चाहिए होगा, ये हम लोग नेक्स्ट जब टॉपिक लेंगे तब बोलेंगे। अभी से इतना सारा चीज बोल देंगे तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7A करेंगे, जो हम लोग का लास्ट दिन का क्लास और आज के क्लास के ऊपर बेस करके होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये सब तो ज्यादा से ज्यादा यहीं पर हो जाएगा। तो मुझे बोलो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, अगर एक सेट है 2,3,5, तो इसके कितने सारे सबसेट होंगे ये बताओ। आज ही हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, बोलो कितने सारे सबसेट होंगे। ये सब आंसर फटाफट होगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर एक सेट में, देखो हम बताते कहाँ से बोलना है। हम 8 होगा। 8 होगा, करेक्ट 8 होगा। ये देखो आज ही तो पढ़ाया ना मैंने, अगर एलिमेंट n है यानी 3 है, इसमें भी 3 है देखो, और हम लोग को पूछ रहा है कितने सारे सबसेट है, तो 2 टू दी पावर n, तो सबसेट कितने सारे हैं 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बोला था इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, हमें चीजों को समझना है और उसी के हिसाब से देखो क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 टू दी पावर n दैट इज 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, यानी कि ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसमें कितने सारे सबसेट बन सकते हैं उससे, ये पूछा है। बोलो कौन सा आंसर होगा, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए 2 टू दी पावर n, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला का ही क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन ए 2 टू दी पावर n हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखते थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नल यानी वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, इसमें से कौन सा सही इंटरप्रिटेशन है, किससे डिनोट कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी होगा। देखो ये आएगा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला था, इसीलिए मैंने तुम लोग को ये चीज यहाँ पर लिख के दिखाया था। ये देखो अलग से सिर्फ फाइव दिया हुआ है, तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए दिया हुआ है। ऐसे सेट दो ब्रैकेट के अंदर अगर जीरो लिखा हुआ है तो ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है जिसमें जीरो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है दिस वन दिस वन दिस वन एंड नन ऑफ दिस, बोल रहा है नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताओ, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, कौन सा आंसर लग रहा है। हाँ बोलो कौन सा, ए बी या सी। ए ए नहीं होगा, ए गलत आंसर है, ए नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है पाई, जब ऐसे करके इसके अंदर कुछ दिया हुआ रहेगा तो वो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ पाई दिया हुआ है तो डिनोटेड बाय फाई है, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए फाई यूज होता है, लाइक पावर सेट को अभी मैंने क्या बोला, पी ऑफ ए, तो अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग फाई यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर ऑप्शन सी होगा। और एक चीज भी हम दिखा देते हैं, अभी अभी मैंने एक चीज बोला था, देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था, मैथ से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है, कि प्राइम नंबर बता दो 32 से 36 के बीच का, जिसमें हम लोगों ने चेक करके देखा 32 से 36 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर उस नंबर और 1 के अलावा बाकी और भी अलग अलग डिजिट से डिविजिबल होते हैं, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने इस सेट को सोचा था ए से लिखेंगे, ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल बोला था, तो यहाँ पर हमारा कोई एलिमेंट नहीं आया, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। तो ऐसे लिखोगे तो भी जितना करेक्ट है। अभी अभी मैंने तुम लोग को इस चीज को बताया कि अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36 5, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने ये सारे चीज को अलग अलग करके लिख के दिखाया था। तो इससे हम लोग का आंसर क्या, क्लियरली क्या आंसर हुआ कि इसमें हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बिकॉज नल सेट ये एक सेट है जिसमें जीरो एलिमेंट है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट का नाम फाई है, लेकिन सिर्फ फाई लिखा हुआ है, मतलब डिनोट किससे करना है, फाई से करना है नल सेट को। ये देखो ये चीज मैंने अलग से लिखवा भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, यहाँ पर बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट को दिखाना। बोलो ये तो आराम से निकाल सकते हो, ये ए सेट है ये बी सेट है, ये दोनों में कॉमन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन हम बताते जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग याद रखने का कोशिश करो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। तो मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो रहा है, पहले तुम लोग वो चेक करो। कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन अगर नहीं है तो फिर एम्प्टी सेट, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक सेट जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है जिसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर का आंसर ऑप्शन ए होगा, तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अच्छा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में बोला है एक सेट दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा रीड करने आना चाहिए। देखो नॉर्मली ऐसा सब हम लोग 9 10 में थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही है। एक्स, ये देखो एक्स दिया हुआ है, ये सच दैट होता है, मैंने लास्ट दिन बोला था ऐसे या फिर ऐसे दो पॉइंट यूज किया जाता है, सच दैट बोला जाता है सेट थ्योरी में। 0 लेस देन एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 लेस देन एक्स मीन्स एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा है और एक्स का वैल्यू 5 से कम है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वही लिखना है। रिप्रेजेंट द सेट व्हेन एक्स में टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली, मतलब एक्स इंटीजर वैल्यू होगा, पॉइंट पॉइंट फ्रैक्शन ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा है 5 से कम है तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, यहाँ तो ऑप्शन दे ही दिया है, ऑप्शन के साथ हम लोग बता सकते हैं, बोलो कौन सा होगा।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा क्योंकि 0 से ज्यादा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 आ जा रहा है। अच्छा, और 5 से कम बोला है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 आ जा रहा है, 5 से कम तो 1 2 3 4, बस यही आंसर देना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 5th नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 5th नंबर का ऑप्शन बी 1 2 3 4, 1 2 3 और अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर में बोला है द सेट 02468 कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ना अलग अलग फॉर्म दे दिया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना सेट बिल्डर फॉर्म, तो बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, तो इसमें से कौन सा फॉर्म इसको मैच करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग चेक करते हैं, पहले ए में दिया है 2x ऐसे करके सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 5, इसका मतलब है x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा 1 क्योंकि 0 से x का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 होगा। 5 जो है x का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, तो x का वैल्यू इस केस में 1 2 3 4 होगा, और हमें x का वैल्यू पता चल गया 1 2 3 4, लेकिन x कैसे काउंट होगा 2x करके, ठीक है, हमें 2x निकालना है सच दैट, इसका मतलब क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है 2x सच दैट कि x का वैल्यू ये सब हो, ये सब हो, कैसे पता चला, इस रेंज से पता चला, ये रेंज हो गया ना, इस रेंज से पता चला। तो 2x का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसको मैच किया, नहीं मैच किया, देखो यहाँ पर है 0 2 4 6 8 10, तो ये तो मैच नहीं किया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऐसे चेक करना है। अब तुम लोग दोनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी या सी, चेक करके तुम लोग बताओ, मैंने एक चेक करके दिखाया कैसे चेक करना है, सेम तरीके से तुम लोग भी चेक करो, बी होगा कि सी होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा, कौन सा लग रहा है? तो सी होगा। सी होगा, करेक्ट, सी होगा। देखो बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू 0 लेस देन एक्स लेस देन 5 है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, लेकिन मेरा जो सेट है वो तो 0 2 4 6 8 10 कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 से तो आंसर आएगा नहीं। अब सी देखते हैं, ये दोनों तो कंफर्म हो गया नहीं हो रहा है, अब हम लोग सी पे कंसेंट्रेशन करते हैं। देखो सी में बोला है 2x सच दैट 2x ऐसा होगा कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, 0 और 0 से ज्यादा, तो 0 1 2 3 4, लेकिन कितना ज्यादा 5 तक, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 या 5 से कम, तो 5 तक जाएगा। अब 2x का मतलब 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू 4 8 2 इंटू 5 10 0 2 4 6 8 10, ये देखो 0 2 4 6 8 10 है ना, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये देखो हम लिखते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, ये वाला लिख देते हैं ताकि कभी भी तुम लोग कॉपी में लेकिन लिखते जाओ, हम भले ही वहां पर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बन जा रहा है, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, तो एक बार तुम लोग अपने हिसाब से लिखो ताकि जब तुम लोग कॉपी चेक करो तो तुम लोग को समझ में आए कि क्यों हो रहा है। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया 6th नंबर। अब हम लोग 7th नंबर का देखते हैं। देखो 7th नंबर से लेके 10th नंबर तक हमें आंसर सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड करके, ठीक है। तो P का एक वैल्यू दे दिया है, P एक सेट है 1 2 3 5 7, Q एक सेट है 1 3 6 10 15, और एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है, हमें बोला है कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। अब ये कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब कुछ नहीं, एन ऑफ सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर मतलब ये देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, इसे कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, लिखवा देते हैं तो तुम लोग को याद रहेगा। ये जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया ना, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी इक्वल टू 2, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस चीज को, ये प्रेजेंटेशन को बोला जाता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि एक सेट में कितने सारे एलिमेंट है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट को जब डिफाइन करा जाता है, एन ऑफ ए बी जो भी सेट का नाम होगा तो उसे कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा। हमें बोला है कार्डिनल नंबर निकाल के बोलो पी इंटरसेक्शन क्यू का, तो पहले तो तुम लोग को निकालना पड़ेगा पी इंटरसेक्शन क्यू, तो उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें से तुम लोग को निकालना पड़ेगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ पी इंटरसेक्शन क्यू कितना आ रहा है और उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा 7th नंबर का, बोलो।
P इंटरसेक्शन Q मतलब दोनों में कॉमन, P इंटरसेक्शन Q में कॉमन क्या क्या है बोलो, हम यहीं पर लिख के दिखा रहे हैं। 1 और 3। 1 और 3, ठीक है, तो 1 और 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 2। 2, बस सिंपल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 7th का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 7th का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, P इंटरसेक्शन Q, ये हो गया 1,3 और एन ऑफ P इंटरसेक्शन Q हो गया 2, बस और कुछ नहीं करना है हमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बोलो ये वाला 8th नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q, बताओ P यूनियन Q कितना होगा और उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? P यूनियन Q, उसमें क्या क्या आ रहा है? दोनों को ओवरऑल लिखना है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। आंसर बताओ यहाँ से। M 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7 10 15। 10 15, हाँ ये देखो 1 2 3 5, अगर कोई डायरेक्टली 7 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, और अगर अरेंज करके लिख सकते हो तो भी ठीक है। 6 7, ठीक है, 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है नहीं लिखना है, 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है नहीं लिखना है, 10 15। अब कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है क्या? हाँ ऑप्शन सी हो, तो ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है, 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, तो 8th का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, P यूनियन Q 1 2 3 5 6 7 10 15 और एन ऑफ P यूनियन Q हो गया 8, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन सी आ गया। देखो आसान है, अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हो मुझे नहीं लगता है कि ये बाकी चैप्टर से तो आसान लगता है, शायद रीड करते वक्त ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि क्या चीज है ये, अजीब सा लग रहा है कुछ यूनिवर्सल सेट वगैरह, लेकिन इसके क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। अब P, एन ऑफ P कंप्लीमेंट निकालना है, एन ऑफ P कंप्लीमेंट निकालना है, ऐसा हमें बोल दिया गया है, कार्डिनल नंबर ही निकालना है, बट अभी लैंग्वेज में नहीं बोल के उसे जो है डिनोट कर दिया है एन ऑफ P कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले निकालना चाहिए P कंप्लीमेंट, तभी निकाल पाएंगे कि उसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, तो P कंप्लीमेंट क्या होगा वो पहले निकालो, तभी निकलेगा एन ऑफ P कंप्लीमेंट। P कंप्लीमेंट का मतलब P बोलेगा मेरे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में है। मतलब क्या करना है, P और यूनिवर्स में कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। देखो क्या आ रहा है आंसर। कर रहे हो कैलकुलेट? मैम आंसर ए होगा। आंसर ए होगा 9th का, हाँ आंसर ए होगा। अच्छा सही बात, आंसर ए होगा। P कंप्लीमेंट में क्या क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट करना है? P बोलेगा मेरे पास ऐसा कौन सा नंबर नहीं है जो दुनिया में यानी यूनिवर्स में है, तो 1 मेरे पास भी है, यूनिवर्स के पास भी है, 2 मेरे पास भी है, यूनिवर्स के पास भी है, 3 मेरे पास भी है, यूनिवर्स के पास भी है, 5 7, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या क्या नहीं है? 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 4 6 8 9 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये सब इसके पास नहीं है, तो एन ऑफ P कंप्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये ऑप्शन ए है हम लोग का, 8 का ऑप्शन, सॉरी 9 का
ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, अब क्यू कंप्लीमेंट का भी सेम तरीके से कैलकुलेट करना है, तो पहले क्यू कंप्लीमेंट निकालो, फिर एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बोलो क्यू कंप्लीमेंट कितना होगा, सेम तरीके से कैलकुलेट करो। मैम ये भी 10 आ रहा है। ये भी 10 आ रहा है ना, तो ये देखो यहाँ पर है, ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5, इसके पास 5 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इसमें जो है यूनिवर्स के बाहर पी और क्यू में कुछ होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 15 नंबर है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब अगर यूनिवर्स में टोटल 15 नंबर है और उसमें से क्यू के पास 5 ही नंबर है, तो क्यू के पास ऐसा कितना सारा नंबर नहीं है जो यूनिवर्स के पास है, वो 10 निकल के आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हमें कंप्लीमेंट का आंसर भी पूछता है, एन ऑफ नहीं पूछ के सिर्फ कंप्लीमेंट पूछता है, तब तो हमें आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा ना कंप्लीमेंट क्या क्या होगा। तो कंप्लीमेंट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1 3 6 10 15 कैंसिल कर देंगे, 1 3 6 10 15। अच्छा बचा क्या, 2 4 5 7 8 9, यहाँ पर लिखते हैं 2 4 5 7 8 9, 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14, 11 12 13 14, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा क्यू कंप्लीमेंट का 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th का भी आंसर ऑप्शन बी हो रहा है, यहाँ पर 10th जो है ऑप्शन बी में है। अच्छा, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया हम लोग का 7 से लेकर 10 तक एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड था, बाकी सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का हमें क्यूब करके उसका एक सेट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि पॉजिटिव डेटा होना चाहिए, कोई भी हम लोग का फ्रैक्शन वगैरह नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है, नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर होता है ना, लाइक रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 करके अगर काउंट करते जाओगे, काउंटलेस होगा ना, तो इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। बट इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो हम पहले लिखवा दे थोड़ा सा नेचुरल नंबर, अगर तुम लोग को पता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन के लिए हमें नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो, ठीक है। एक्सक्लूडिंग जीरो, ये पता होगा ना हमें, तभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जीरो के अलावा बाकी सारे इंटीजर नंबर 1 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है। अब बोला है हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो 1 का सेट, क्यूब का सेट बनाना है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करके कितना लिखना है वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड थोड़ी ना है कि भाई इतना ही है। तो कौन सा आंसर होगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, नल सेट या फिर नन ऑफ दिस, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा। इनफाइनाइट सेट। हाँ, मतलब हम लोग का बी, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं, हम लोग बोल पाए कि हाँ इतना सारा ही नेचुरल नंबर्स है, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग का हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। अच्छा, फिर 12th नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, यहाँ पर एक सेट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, जो सेट बनेगा 2 टू दी पावर x से, ठीक है, सच दैट x कैसे निकालेंगे, बोल रहे हैं x का मतलब है एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए x का वैल्यू। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने इक्वेशन में पढ़ा था, जिन्होंने इक्वेशन पढ़ लिया है। रैशनल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और इररेशनल का मतलब ऐसा नंबर जिसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। हम एक बार लिखवा देते हैं, रैशनल का मतलब, रैशनल नंबर का मतलब जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं p बाई क्यू, ठीक है। और इररेशनल का मतलब होता है हम लोग जिसे p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन
नहीं कर सकते हैं, कांट डिफाइन। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर है जिसे हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा नंबर है, जैसे पाई का एक वैल्यू होता है, तुम लोग इसको यूज करते होगे जब 9-10 में जो है मैथमेटिक्स में ये यूज होता ही है। तो यहाँ पर देखो 22/7, ठीक है, ये p बाई क्यू फॉर्म में तो प्रेजेंट है, फिर मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, इसका रीजन है। देखो जब हम लोग इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका जो डिजिट्स है ना वो इनफाइनाइट, मतलब ये क्लोज, ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये लास्ट डिजिट इसका 3 नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं ये कैलकुलेटर इतना तक ही इसे दिखा सकता है, इसका लास्ट डिजिट 3 नहीं है। एक्चुअली ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है 22/7। जैसे कि देखो 1 डिवाइडेड बाई 3, ये जो 0.333 दिख रहा है, क्या इसका एंड है? आंसर में क्या इतने सारे ही 3 होंगे? इसके आगे नहीं होंगे? होंगे ना, जितना कर पाओगे होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, इसका हम लोग का कोई एंड नहीं है, एंडलेस हो जा रहा है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का मतलब जिसे हम लोग प्रॉपर्ली p बाई क्यू फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन जैसे मान लो कि 5/10, ठीक है, तो ये देखो ये 0.5 ही है, इसके आगे और कोई डेटा है ही नहीं। मतलब जिस डेटा का लिमिटेशन नहीं है वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे, इरेशनल नंबर। लेकिन जिसे डिवाइड करने से प्रॉपर कोई आंसर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसे हम लोग प्रॉपरली p बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर पा रहे, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि x का वैल्यू हमें क्या लेना है? पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना है। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर जो भी ले लो, लाइक अगर हम लोग ले लेते हैं 1 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसे 1/1 फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखो 1 ले लिया मैंने, 1/1 ले लिया, ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे ले लिया। मान लो कि मैंने ले लिया 2/10, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, तो 2 टू दी पावर 1/1, 2 टू दी पावर 2/10। लेकिन ऐसे रैशनल नंबर जो बनेंगे, क्या इसका कोई लिमिटेशन है? इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है, हम लोग जितना सारा रैशनल नंबर चाहे बना सकते, चेक करके कि रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इससे जो भी सेट बनेगा 2 के पावर में उस x के वैल्यू को लिख के, क्या वो आंसर ए से मैच होगा या बी से या सी से या डी से? बोलो, अगर मेरा बात समझ में आया तो बताओ। रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का क्या कोई काउंट होगा? मतलब ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? रैशनल नंबर तो हम लोग जितना चाहे बना सकते हैं ना, अलग अलग नंबर को यूज करके। तो उससे जो सेट बनेगा, क्या वो इनफाइनाइट होगा या नल सेट होगा या फाइनाइट होगा या नन ऑफ दिस होगा? बस यही तो पूछा है। इनफाइनाइट होगा। हाँ, तो उसका कोई थोड़ी ना लिमिटेशन होगा, जितना सारा रैशनल नंबर बन सकता है बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का 12 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो ये हम लोग का हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अच्छा, 13 में देखो क्या बोल रहा है, 1 -1 टू दी पावर x, ये एक सेट दे दिया है। फॉर ऑल इंटीग्रल x इज सेट, मतलब x के हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए x के हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए सेट का आंसर क्या होगा? अच्छा, ये देखो, ये मुझे लिख के दिखाना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे ये देखो ऐसे एक सेकेंड ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है माइनस, फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट, फिर -1, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 2 दी पावर x, फिर सेकेंड ब्रैकेट। अब बोल रहा है x का हर एक इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि कोई पॉइंट फ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए, इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे मैंने x का वैल्यू ले लिया, सपोज 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, ऐसे करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 लिखा, माइनस लिखा, -1 टू दी पावर 0, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये 1 1 ही रहेगा, माइनस लिख दिया मैंने, माइनस समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0 आ गया। अब दूसरा इस पे जो है चेक करते हैं। अब मैंने 1 ले लिया, सपोज मैंने 1 लिया x का वैल्यू, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 1 जैसा है वैसा लिख दिया, माइनस
और ये -1 टू दी पावर 1 का मतलब -1 हो गया, इसको क्लोज कर दिया। 1 माइनस माइनस में +1 यानी 2 आ गया, तो एक एलिमेंट 0 आया, दूसरा एलिमेंट 2 आया। अब 2 लेके देखो, अगर 2 लेते हैं इस पे, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, अगर हम लोग इसके पावर में 2 लेते हैं x के जगह पे, तो क्या आंसर आएगा? 1 जैसा है, 1 माइनस वैसा ही लिख दिया, -1 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस जैसा था वैसा रहेगा, अब ये हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर 3 लेते हैं तो ये 1 माइनस -1 का होल क्यूब मतलब -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस +1 यानी कि 2। तो कोई भी डेटा तुम लोग लेके देखो, अगर हम लोग कोई भी इंटीजर लेके देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेके देखते हैं, फ्रैक्शन तो हमें लेना नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो उसमें या तो हम लोग का आंसर 0 आ रहा है या तो आंसर 2 आएगा। 0 कब आ रहा है? हम लोग का आंसर 0 तब आ रहा है जब x का वैल्यू इवन है, मतलब x जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, इस पे x का वैल्यू अगर हम लोग इवन लेंगे ना, ये देखो x का वैल्यू जब हम लोग इवन लेंगे तो हम लोग का आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा? इवन लेने पे ये माइनस ही रहेगा। और x का वैल्यू अगर हम लोग ऑड डेटा पे ले रहे हैं तो वो हमें 2 प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर लो, अगर तुम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 100 भी ले लेते हो, ये देखो अगर x का वैल्यू 100 भी ले लेते हो, 100, ठीक है, तो 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करो वो तो 1 ही होगा। अब 100 क्योंकि इवन है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में 1 आंसर देगा तो 0 आएगा। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू क्यों ना ले लो, हमारे पास 2 ही आंसर प्रोड्यूस होके आएगा, या तो 0 या तो 2, ठीक है, 0 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का इससे जो सेट बनेगा उसका आंसर क्या होगा? बोलो, मैंने तो समझाया, तुम लोग बोलो इससे आंसर कौन सा सही लग रहा है? 0, ये ए बी दोनों अलग अलग देना चाहिए, या 0,2 या नन ऑफ दिस, कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 0,2। तो इससे जो सेट बनेगा, हमें इंडिविजुअली थोड़ी ना दिखाना है, इंडिविजुअल सेट नहीं बताना है, हमें टोटल सेट बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि x का कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, या तो वो 0 कैलकुलेट करके हमें देगा, या फिर वो कैलकुलेट करके 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब इससे जो कलेक्शन ऑफ सेट बनेगा वो 0 और 2 से बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 14 नंबर में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। तो E एक सेट है जो है किस चीज का? पॉजिटिव इवन नंबर का। ये हम लिख रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो वो क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी नंबर है पॉजिटिव है और इवन है, यहाँ पर जितने भी नंबर है पॉजिटिव है एंड ऑड है। अब क्या बोल रहा है? ई यूनियन ओ करना है, ई यूनियन ओ करना है, मतलब हमें क्या करना है? दोनों चीजों को एक साथ लिखना है। तो पॉजिटिव इवन नंबर कॉमा पॉजिटिव ऑड नंबर, ये करना है, ठीक है। हमें पॉजिटिव इवन नंबर और पॉजिटिव ऑड नंबर लेना है, तो ये ई यूनियन ओ हो जाएगा। अब हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। ये जो ई यूनियन ओ बना, क्या ये सेट ऑफ होल नंबर है, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, या नन ऑफ दिस है? उसके लिए तुम लोग को रैशनल नंबर क्या होता है मैंने बताया अभी, नेचुरल नंबर क्या होता है वो भी बताया, और होल नंबर बता देते हैं अगर नहीं पता है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। थोड़ा सा इस पे कंसेंट्रेशन करके बता सकते हो कि ये कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? होल नंबर नहीं बताया, बाकी तो बताया, होल नंबर भी बता देते हैं, लेकिन कोशिश करके मुझे बोला आंसर क्या होगा। नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर जो है, होल नंबर नहीं होगा, और रैशनल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, होल नंबर का मतलब होता है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आंसर तो पहले लिख देते हैं, इसका आंसर होगा
नेचुरल नंबर्स, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का मैंने डेफिनेशन ही क्या बताया, नेचुरल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, इंटीजर होने चाहिए मतलब फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो हमें बोला है इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर बोल रहा है, तो इवन नंबर होगा तो फ्रैक्शन तो नहीं होगा। देखो इवन नंबर होगा तो फ्रैक्शन में कैसे होगा, तो इवन और जो है हमें पॉजिटिव ऑड नंबर बोला है। तो एक बार होल नंबर बताने से और भी क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं होगा। होल नंबर का मतलब लिख लो, होल नंबर का मतलब होता है नंबर विदाउट फ्रैक्शन। एंड कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। ठीक है, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। होल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होंगे और उसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और उसमें जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अब जीरो तो देखो होल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन ऑड नंबर का बात हो रहा है, तो जीरो तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, इवन ऑड में तो जीरो नहीं आएगा, तो इसीलिए जीरो, तो होल नंबर हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर बोला इवन ऑड नंबर, तो उसमें जीरो नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग का नहीं होगा। बी हम लोग का करेक्ट आंसर है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें जीरो होता ही नहीं, ये कंफर्म है, उसमें जीरो होता ही नहीं है। और उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब जिसे हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो वो इवन ऑड नंबर, इवन नंबर कैसे आएगा। ठीक है, इवन ऑड तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 14 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा, अब हम लोग 15th नंबर चेक कर सकते हैं। 15 नंबर में देखो क्या बोला है, इफ R इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, E इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं R जो है, R क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। R है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर और E जो है रियल नंबर है, रियल नंबर। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है, देन कौन सा इसमें से जो है सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोला है रैशनल नंबर और यहाँ पर बोला है रियल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का मतलब अभी अभी मैंने बोला ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन करेंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव वाला ही लेना है। और रियल नंबर का मतलब क्या हो जाता है, रियल नंबर का मतलब हो जाता है यहाँ पर रियल नंबर का मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर होता है। नेगेटिव इंटीजर वो भी रियल नंबर होता है। हम रियल नंबर का डेफिनेशन नहीं लिख के यहाँ कॉमा कॉमा देके लिख देते हैं। रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आएगा। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आएगा, यानी कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और नेगेटिव फ्रैक्शन भी आएगा, नेगेटिव फ्रैक्शन भी आएगा। रियल नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर तुम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन देखोगे तो यही लिखा हुआ रहेगा। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवा के इसमें सेट में ही वैल्यूज को दिखा दिया। ठीक है, तो रियल नंबर ये हो गया। अच्छा, अब हमें पूछा क्या है, रियल नंबर का मतलब होता है एक्चुअली रैशनल इरेशनल सारे नंबर को मिला के रियल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल इरेशनल पॉजिटिव फ्रैक्शन सारी चीजों को। तो यहाँ पर बोला है देखो कि कौन सा ऑप्शन हम लोग के लिए सही है। R इज अ सबसेट ऑफ E, ये सेट के नीचे जब ये दिया हुआ रहता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, R इज अ सबसेट ऑफ E, R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ E, E इज अ सबसेट ऑफ R, नन ऑफ दिस। कौन सा सही आंसर होगा, हम एक बार फिर से यहाँ पर दिखाते हैं। आर का मतलब हमें बोला था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स शायद। ठीक है, आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये मैं बता दिया था। और इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल इरेशनल दोनों तरीके के नंबर को इंक्लूड करेगा, और जो है हम लोग का इंटीजर वगैरह भी इंक्लूड करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, कौन किसका सबसेट है, क्योंकि सबसेट वाला रिलेशन तो दिख रहा है, कौन किसका सबसेट है ये बताओ। बोलो कौन किसका सबसेट है।
सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सुपरसेट है कौन सबसेट है, जिसके जो दूसरे का जो है फीचर्स को अपने अंदर कंटेन कर लेगा वो सुपरसेट है, ठीक है, और जो कंटेन होगा वो सबसेट है। तो बोलो इसमें देखो क्या है, इसमें रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, नेगेटिव रैशनल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। तो मुझे बताओ कि कौन किसका सबसेट है। बोलो सबसेट। हाँ, आर सबसेट ऑफ ई होना चाहिए, आर सबसेट ऑफ ई होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आर सबसेट ऑफ ई हो जाएगा। 16 नंबर देखो, 16th में बोला है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो अभी तक पता चल गया होगा क्या है, i इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो n हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और i जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, ये दोनों बात क्वेश्चन में बता दिया, ये तो बता दिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो, नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये हम लोग का होता है एन, ठीक है, यहाँ पर एन का जो डेफिनेशन बताया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उससे ये पता चलता है, और आई बता दिया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, एन इक्वल ए एन सबसेट ऑफ आई एन एन प्रॉपर सबसेट ऑफ आई, कौन सा सही रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस, बोलो कौन सा सही है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो बोलो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बोलो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, सबसेट वाला या फिर इक्वल वाला, ये देखने से, ये लिखा हुआ जो है ये देखने से ही तो पता चलेगा। इक्वल वाला। इक्वल वाला, ठीक है, तो एन इक्वल टू आई हो गया ना, ये देखो नेचुरल नंबर और आई, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और आई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से है कि पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यहाँ भले ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होगा और जितना दूर तक चलेगा, तो एक ही बात है, अगर तुम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो क्वेश्चन थोड़ी ना उसमें चेंज हो जाता है, वो तो क्वेश्चन में बोला नहीं 1 टू, बोला है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है और एंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तो n इक्वल टू आई ये वाला होना चाहिए, तो 16 का हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 32 तक है, चलो इसमें ना इसके बाद जो है 17 18, ये थोड़ा सा अलग है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे जल्दी मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं एक दो क्वेश्चन तो शायद हो जाएगा। ये देखो 20 में बोला है इफ ए इक्वल टू 1 2 3 5 7, हम नंबरिंग कर लेंगे, जो नहीं करवा रहे वो नेक्स्ट दिन करवा देंगे, एंड बी इक्वल टू इतना बताया है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। देखो बोल रहा है ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू बोल रहा है एक्स का स्क्वायर सच दैट एक्स कहां से मिलेगा, एक्स जो ए में है, बिलोंग्स टू, ये साइन मैंने बताया था लास्ट दिन, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स का वैल्यू जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे बताओ बी सेट का वैल्यू क्या क्या होगा, बता सकते हो, ए सेट तो ये है, बी सेट में क्या क्या वैल्यूज आएगा बता सकते हो, क्योंकि बी मतलब एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स कहां से मिलेगा, बोल रहा है एक्स वो सारे नंबर है जो ए में बिलोंग कर रहा है, तो बी में क्या क्या एलिमेंट आएगा बता सकते हो। एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स क्या क्या है, 1 2 3 5 7, बोलो क्या क्या एलिमेंट होगा, अब तो समझ में आया, बोलो क्या एलिमेंट होगा, बी के अंदर क्या क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। हाँ बोलो। 1 4 9 25 49। 25 49, हाँ इसका स्क्वायर कर देना है। अब इसमें से कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो एन ऑफ के ऊपर रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो एन ऑफ ए कितना है ये बता दो, और एन ऑफ बी कितना है ये भी बताओ। दोनों 5 होगा।
दोनों 5 होगा। तो इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन गलत है, ये बी कैपिटल में होना चाहिए, इसीलिए ये गलत है। ये तो ग्रेटर देन दिया, ये सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। तो 20 का हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 20 का हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हाँ ये वाला भी बताओ। यहाँ पर 19 में बोल रहा है एन ब्रैकेट देके n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू क्या होगा? n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इससे जो सेट बनेगा, इस पे अप्लाई करके हमें सेट बनाना है। सेट मान लो a है, a का वैल्यू क्या लिखेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे, n का वैल्यू क्या होगा? कभी 1, यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो 1+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 1+1 2, 2 इंटू 1 2, 2/2 यानी कि 1। ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनके अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज क्या होंगे? सारे वैल्यू पॉजिटिव लेना है और इंटीजर ही लेने, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं लेना है। और उससे जो सेट बनेगा, क्या वो फाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, या नन ऑफ दिस होगा? बोलो, यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बोलो, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। तो 19 का हम लोग का ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी होना चाहिए। तो 16 करवाया मैंने, 17 18 गैप रखा है, 19 और 20 करवाया है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।